एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 6 से 7 मार्क का वेटेज इस चैप्टर का भी होता है। लेक्चर 1 में क्या देखने वाले हैं? बेसिक्स देखेंगे, अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे एंड हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, ये हम देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। वैसे हमारा लाइव बैच आरंभ 5.0 भी है, जहां पर YouTube के सारे अच्छे अच्छे टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं हूं, साइंस पढ़ा रहा हूं, गैलेक्सी मैम है जो मैथ्स पढ़ाएंगे, शुभम सर है जो साइंस पढ़ाएंगे। फुल टीम ऑफ टीचर्स है, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के। बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है तो ये दोनों नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का, हमारा ऐप जो है इजी लर्निंग ऐप एंड वेबसाइट, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। शुरू करते हैं। मुझे बताइए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? आपने एक मोमबत्ती ली है, लाइट गई, बत्ती गुल, आपने लगाई मोमबत्ती। धीरे धीरे वैक्स मेल्ट होगा बिकॉज ऑफ द हीट। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसको मैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स बोलूं। क्या यहां पर कोई केमिकल चेंज हो रहा है? क्या यहां पर वैक्स के कंपोजिशन में चेंज आ रहा है? नहीं, मेल्ट हुआ ना, सॉलिड से लिक्विड हुआ, स्टेट चेंज हुआ, चेंज ऑफ स्टेट। तो ये क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है। इसको हम रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। ये एक टेम्पररी चेंज है। ये जो वैक्स है इसको मैं फिर से मेल्ट करके एक अलग शेप दूं तो नया मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है, ये टेम्पररी है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है। इसी तरह से हम टमाटर काट रहे हैं। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर काटोगे तो क्या उसके कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपने बड़ा टमाटर लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, हर एक टुकड़े के अंदर अभी भी वही केमिकल्स हैं जो पूरे टमाटर में थे। किसी भी केमिकल में कोई चेंज नहीं आया, कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आया है। ये भी क्या है? चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, इट इज अ फिजिकल चेंज। बात समझ में आ रही है? हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं। लिक्विड वाटर है, वो स्टीम बनेगा, वेपर बनेगा, गैसियस स्टेट में जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। उसी गैस को ठंडा करो तो पानी बनेगा, उसको और ठंडा करो तो आइस बनेगा। तो ये सारे क्या है? फिजिकल चेंज है। कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच तोड़ा, फट, बाटली तोड़ी। कांच टूटने के बाद भी क्या कांच के केमिकल में कोई चेंज आया है? इस कांच के टुकड़े के अंदर जो केमिकल हैं अभी भी वही केमिकल हैं जो पूरे कांच में थे। हाँ, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये जितने एग्जांपल्स हैं ये सारे क्या हैं? फिजिकल चेंजेस। क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब अगर मैं बताऊं पानी के अंदर H2O था, आइस में भी H2O है, लिक्विड में भी H2O है, गैस में भी H2O है, उसके कंपोजिशन में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन H2O, इसमें कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन। इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। कैसे होते हैं फिजिकल चेंज? कसे असतात फिजिकल चेंज? दे आर, यहां लिख रहा हूं, दे कैन बी रिवर्सिबल, most of them are reversible, they are temporary and उनमें ज्यादातर हमें क्या देखने मिलता है? ज्यादातर हमें क्या देखने मिलता है? चेंज ऑफ स्टेट। ये 3 बात आप लोग याद रख सकते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो। रिवर्सिबल होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिवर्सिबल, दे आर टेम्पररी एंड इट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेट। मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज ऑफ स्टेट होता है। ठीक है? फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन यहां पे नहीं हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन कहां होता है? केमिकल चेंज में। केमिकल चेंजेस डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं केमिकल चेंज के देता हूं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या देखते हैं? अगर मैंने दूध को एक ग्लास में लेके खुले में छोड़ दिया, समर सीजन है, गर्मी का माहौल है, पसीने छूट रहे हैं, हमने दूध लिया और खुला छोड़ दिया, मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, दूध फट जाएगा। करके देखो, मम्मी ऐसा चप्पल से मारेगी आपको। दूध फाड़ दिया, फट लाम से दूध, ऐसे बोलेगी। तो दूध का फट जाना, इसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब क्या ये फटे हुए दूध से फिर से आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। यहां पे आ गया केमिकल चेंज। इनफैक्ट कौन सा केमिकल? दूध के अंदर होता है लैक्टोज, आपने सुना है, एक टाइप का शुगर है। इसका फर्मेंटेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। लैक्टोज ब्रेक इनटू
लैक्टिक एसिड, एंड जब ये एसिड बनेगा दूध का पीएच 7 के नीचे जाएगा, दूध खट्टा होगा एंड फटेगा। यहां पे प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में भी आगे पढ़ेंगे, दही कैसे बनता है उसमें भी यही चीज है, कर्डलिंग के बारे में बात की है। तो ये केमिकल चेंज है, लैक्टोज का क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, केमिकल चेंज हुआ। उसी तरह से एक तवा है, आयरन का तवा है, जिसको हमने बारिश में खुला छोड़ दिया तो जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा, ये भी क्या है, केमिकल चेंज। आयरन का क्या बन जाता है, Fe2O3.H2O, ये क्या है, जंग है। कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे, चैप्टर के एंड में देखने वाले हैं, जंग कैसे बनता है। बहुत बच्चों को डिफिकल्टी आती है, रस्टिंग कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मजा आएगा करने में। उसी तरह से किसी भी फ्रूट का पक जाना, आपने केले लाए थे 1 डजन, आपने घर पे रख दिए, 4-5 दिन बाद पूरे काले हो जाएंगे, नरम नरम बुड़बुड़ित हो जाएंगे। फ्रूट का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट इज अ केमिकल चेंज। उसी तरह से ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन तो समझते हो ना यार, शुगर का फर्मेंटेशन होगा, ग्रेप के अंदर जो शुगर होती है उसका फर्मेंटेशन किया तो क्या होगा, अल्कोहल बनता है। द्राक्ष सड़ जाते, सड़ी हुई द्राक्ष, इसको भी सूंघोगे तो दारू का सुगंध आता है, बाय द वे, खाना नहीं, थोड़ा सा चढ़ जाएगा आपको। इसके अंदर जो भी शुगर होगा वो ब्रेक होके अल्कोहल बनेगा, ये भी फर्मेंटेशन का ही पार्ट है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, फर्मेंटेशन होता है, यही प्रोसेस वाइन मेकिंग में भी यूज होती है, बराबर है। तो ये सारे केमिकल चेंज है। चेंज ऑफ कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसी तरह आपके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, जो भी आप खाना खाते हो, आप कैसा खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हैं, आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो, कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स इनटू सिंपल फूड। म्हणजे काय सर, नहीं समझ में आया, अच्छा, ठीक है, बताता हूं। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, कहां से खाया, इधर से खाया, ऐसा खाया, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या बनेगा, ग्लूकोज। डाइजेस्ट होने के बाद, ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। आपने खाया प्रोटीन, तो वो ब्रेक होके क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। आपने खाया फैट्स खाए, तो वो ब्रेक होके क्या बनता है, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था, कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा था, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब क्या सिंपल है। तो ये पूरा रिएक्शन कहां हो रहा है, आपके पेट में हो रहा है, आपके इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड गेट्स डाइजेस्टेड। ये भी क्या है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। आई होप सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे लाइव में पढ़ा है हमारे बैच के अंदर, एंड बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आए हैं। ये 2025 के रिजल्ट्स हैं। गुंजन ने 100% स्कोर किया है बोर्ड एग्जाम में, वैसे ही वेंकटेश है, इवन ही हैज स्कोर्ड 100% मार्क्स, बराबर है। धनश्री है, अनुष्का, रिद्धि, दिव्या, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमसे पढ़कर लाइव में, ठीक है। हमारे बैच में क्या क्या मिलता है, बहुत कुछ मिलता है भाई, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट 4 बातें बताऊंगा। एक तो लाइव क्लास, हर टॉपिक के ऊपर पूरा सिलेबस 2 बार पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है हर क्लास की, कुछ भी मिस हुआ फिर से देख सकते हो, बैकलॉग है कवर कर सकते हो, एंड डाउट सॉल्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक IVR नंबर दिया जाता है, जिससे आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, मुझसे डाउट है, मुझे कॉल करके आप बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वैसे गैलेक्सी मैम को कॉल करना है, शुभम सर को कॉल करना है, और भी जो भी हमारी टीम ऑफ टीचर है, जिस किसी टीचर से आपको बात करनी है आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज मतलब MCQs मिलते हैं, एंड सब्जेक्टिव में रिटर्न पेपर लिया जाएगा, उसका PDF आप हमें दोगे, हम आपको चेक करके भी देंगे, आपका पेपर आपको चेक करके मिलेगा ताकि पता चले कहां मिस्टेक हो रही है, क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बैच में मिलती हैं। बैच की प्राइस कैसी रहेगी, बाय द वे देयर इज अ कूपन कॉल्ड फर्स्ट 300 जो फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। बैच की साइज हम छोटी रखते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हम नहीं भरते, दैट इज वाई वी आर एबल टू गिव द IVR नंबर। अदरवाइज इतने सारे बच्चे हैं, अगर 2000 बच्चे हैं सबको मैं नंबर दे दूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, करेक्ट है। तो ये फर्स्ट 300 कूपन यूज करके ये हो जाता है 9000। वेरी सिंपल। हाउ टू ज्वाइन द बैच, इजी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कीजिए। फिर ये आपका होम पेज है, उसके ऊपर लाइव कोर्स दिख रहा है, उसके अंदर आपको RM 5.0 दिखेगा,
बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे कूपन्स एंड ऑफर्स दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट 300 का कूपन, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। अगर आप वीडियो आज देख रहे हो आपको आज मिल जाएगा, लेकिन आज से 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद ये नहीं होगा, ठीक है। डिपेंड करता है आप कब ज्वाइन कर रहे हो, ये कूपन तब अवेलेबल होगा या नहीं होगा। इट इज लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 9000। सिंपल टू अंडरस्टैंड। और कोई दिक्कत है तो आप ये दोनों नंबर पे ऑफ कोर्स कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलो, तो अब हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में काफी सारी बात की है। केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, मोस्टली रिवर्सिबल होता है, टेम्पररी चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट हमें दिखता है। एंड केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है। अगर मैं कंबशन ऑफ कोल, कोयले को जलाऊं एयर में, तो यहां पे आपको 2-3 बहुत ही बढ़िया बातें बताना चाहूंगा। कोल के अंदर क्या होता है बाबा, आपको पता है कोल के अंदर होता है कार्बन। ये कार्बन एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये दोनों चीजें कंबाइन करेंगी, रिएक्ट करेंगे आपस में, खेलेंगे आपस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक प्रकार से मैंने ये यहां पे रिएक्शन लिखा, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर मैं सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, कार्बन के जगह पे मैं सी लिखूं, ऑक्सीजन के जगह पे O2 लिखूं, कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे CO2 लिखूं, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन को, ठीक है। अब हुआ क्या होगा आपको पता है, आपको एक बात बताता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। कार्बन तो कार्बन है, चलो ऑक्सीजन, आप ये आगे पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड जब आपको पढ़ाऊंगा ना, ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, इधर आपको दिख रहा है 2 एटम है O2, तो ये दोनों एटम आपस में एक डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ऑक्सीजन के दोनों एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। आप ये आगे पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड में, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है पता है, कार्बन इधर, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर, इस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है। बीच में कार्बन, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर। कैन आई से यहां पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, क्या हुई, कॉइल्स हॉलो, बॉन्ड ब्रेकिंग। एंड यहां पे न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ऐसा बोल सकते हैं। अभी केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन आप बताओ, क्या बन रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। कैसे बन रहा है, बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं एंड नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। देखो क्या बोला है, अ केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच सम substances undergo bond breaking, for example ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है and are transformed into new substance by formation of new bonds। एक नया सब्सटेंस बन रहा है by breaking of old bonds and formation of new bonds। यही होता है केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है, ये यहां लिखो नीचे, ये होता है केमिकल रिएक्शन। आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो बच्चे, तो आप बहुत स्मार्ट हो, है ना। गोंडस आणि निरागस मुले आहात, एवढी एक डेफिनेशन तुम्हाला नक्कीच लक्षात राहील अशी माझी अपेक्षा आहे तुमच्याकडून, है ना। मराठी आती मेरे को, ठीक है। तो ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। मजा आया, फील आया। अब एक और बात बताते हैं, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। चलिए समझते हैं। यहां पे क्या किया ये लोग ने, बहुत खुजली है, तो ये लोग ने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया। ये क्या है, कहां लिखूं, यहां लिखूं, समझेगा, कॉपर सल्फेट CuSO4।
इसके अंदर इन्होंने जिंक का डस्ट, जिंक समझते हो एक मेटल है, अच्छा पूरा लिखूं तो समझेगा, जिंक, जिंक डस्ट, इधर भी मैं पूरा लिखूं, कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड जिंक डस्ट, ऊपर से जिंक की डस्ट डाली, ठीक है। जिंक एक मेटल है, उसका पाउडर, उसको एकदम ऐसा चूरा चूरा करके पाउडर बना दिया, वो जिंक डस्ट अंदर ऐसे ये लोग ने डाली। तो इनके बीच में रिएक्शन होता है, कुछ तो गड़बड़ होती है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक डस्ट आपस में रिएक्ट करते हैं एंड कुछ तो नया सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? यहां पर बनता है जिंक सल्फेट, यहां पर क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसका ब्लू कलर धीरे धीरे चला जाएगा। देखो कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, जब ये रिएक्शन होगा तो ये ब्लू कलर धीरे 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 गायब होगा एंड जिंक सल्फेट कैसा होता है? कलरलेस। तो आपको जिंक सल्फेट बनते हुए दिखेगा, मतलब ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कलरलेस होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट होते जाएगा, ब्लू कलर इसका फेड होगा। एंड एक और चीज बनेगी, जिंक सल्फेट के साथ साथ कॉपर के ब्राउन पार्टिकल्स, कॉपर के ब्राउन ब्राउन पार्टिकल्स आपको नीचे डिपॉजिट होते हुए दिखेंगे। आपका जो बीकर है ना, ये बीकर है ऐसा, इस बीकर में पहले तो जिंक सल्फेट बन रहा है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट जिंक सल्फेट बन गया एंड कॉपर के ब्राउन ब्राउन पार्टिकल्स आपको नीचे जमा होते हुए दिखाई देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं मजा आया। आपने क्या लिया था? वन मोर टाइम, आपने लिया नंबर 1 कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का था, उसमें आपने नंबर 2 क्या डाला? जिंक डस्ट। आपस में रिएक्शन हुआ तो दो बातें बनी। क्या बना? एक बना आपका जिंक सल्फेट जो कैसा होता है? कलरलेस। एंड दूसरा क्या बना? कॉपर के पार्टिकल्स जो कैसे होते हैं? ब्राउन। क्या ये बात आपको समझ में आई? कम ऑन, यस और नो। सिंपल बात आपको समझ में आई कि क्या होने वाला है। अच्छा, कैसे हुआ ये, कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये हम आगे देखेंगे। अगर आपको आता है ये कौन से टाइप का रिएक्शन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे मजा आएगा। बाकी हम आगे देखने ही वाले हैं, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। चलो, तो हमने क्या लिखा है यहां पे, देखो क्या बोला है, अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4 is formed on addition of zinc dust to the blue solution of copper sulfate। नहीं समझे? जिंक डस्ट को, जिंक डस्ट इसको कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना। कम ऑन, यस और नो? जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है अलॉन्ग विथ ब्राउन कलर का कॉपर पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है ना, ये एक हमने स्टेटमेंट लिखा इक्वेशन का, रिएक्शन का। इसको मुझे अगर वर्ड्स में लिखना है तो मैं लिखूंगा, मैंने लिया था एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कौन से कलर का था? ब्लू। एक्वियस मतलब क्या? देखो, आपने शुरू में क्या किया, आपने शुरू में पानी लिया, वाटर, वाटर के अंदर आपने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया, ब्लू कलर का पाउडर होता है कॉपर सल्फेट का, ऐसा ब्लू कलर का पाउडर होता है कॉपर सल्फेट, वो आपने इसके अंदर डाला। तो आपने कॉपर सल्फेट का पानी में सॉल्यूशन बनाया, कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया, इसको हम बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट इज कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बात आपको समझ में आ रही है? एक्वा मतलब क्या? एक्वा मतलब पानी, पानी में डिसॉल्व किया, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है, आपने लिया एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, उसमें आपने डाला जिंक डस्ट, आपको क्या मिला? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कैसा था? कलरलेस था, कलरलेस। एंड आपको क्या मिला? कॉपर के पार्टिकल्स मिले, जो किस कलर के थे? ब्राउन कलर के थे।
चलो इतनी बातें आपको अभी क्लियर हो रही हैं। ये जो हमने वर्ड्स में लिखा है इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स हर बार आप थोड़ी लिखोगे। दुनिया में कितने रिएक्शंस होते हैं, हर चीज का आप इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स में लिखोगे तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, लिख ही नहीं पाओगे, कैसे लिखोगे? तो हम क्या करते हैं, इसको अगर शॉर्ट में लिखना है, इसको इस वर्ड इक्वेशन को शॉर्ट में लिखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, सिंबल्स का और फॉर्मूले का। किसका? कुटली मूले, फॉर्मूले। सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल्स, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का सिंबल्स एंड फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, करते हैं। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसको मैं CuSO4 लिखूंगा, कॉपर सल्फेट। जिंक डस्ट को मैं जिंक लिखूंगा, जिंक सल्फेट को ZnSO4 एंड कॉपर को Cu। तो यहां पर मैंने सिंबल यूज किया, सिंबल। जिंक का सिंबल यूज किया Zn एंड कॉपर सल्फेट का मैंने फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला के अंदर भी सिंबल्स ही है ना, कॉपर का सिंबल है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है। तो ये जो एक इक्वेशन बना, इसको मैं बोलता हूं एक केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? एक वर्ड इक्वेशन को हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम सिंबल एंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एंड एक केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। क्या ये बात एकदम क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है सर? फील आ रहा है? बहुत बातें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है। अब सुनो, यहां तक समझा? अब रूल्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बोलो या केमिकल इक्वेशन बोलो, रिएक्शन भी बोल सकते हो या फिर एक इक्वेशन भी बोल सकते हो। एक इक्वेशन को लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल बहुत सिंपल है। बाय द वे, थोड़ा पीछे चलूं मैं, दो बातें बतानी रह गई थी। अच्छा, यहां पे आओ, यहां पे देखो, ये एरो दिख रहा है आपको बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड, बीच में एक एरो है। तो यहां पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इनको मैं बोलूंगा रिएक्टेंट। रिएक्ट कहीं और लिखूं? जगह कहां है, जगह कहां है, कहां लिखूं? चलो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करने वाले हैं, आपस में रिएक्ट करेंगे। एरो के लेफ्ट में, एरो के लेफ्ट में क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। एंड एरो के राइट में जो है, सिंपली ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, सो रिएक्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, प्रोडक्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। सिंपल बात आपको समझ में आई? दूसरी बात, ये जो एरो है, ये जो एरो है, एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन बता रहा है। लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दो बातें एकदम सिंपल, समझ में आई? चलो आगे चलें। तो यहां पर सबसे पहला रूल क्या है? रिएक्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट, प्रोडक्ट्स आर ऑन द राइट, एरो इज बिटवीन देम। इस तरीके से। तो यहां पर जिंक और कॉपर सल्फेट आपके रिएक्टेंट हैं, लिख दो यहां पे, समझ में आएगा आपको। ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं एंड ये जिंक सल्फेट एंड कॉपर ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स अगर एक से ज्यादा हैं, यहां पर आपको दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं तो उसके बीच में आप प्लस लगाओगे, यही रूल है। कोई बड़ी बात है क्या? इफ देर आर टू और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, दे आर सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। तो दो रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच में प्लस लगाया, दो प्रोडक्ट हैं उनके बीच में भी प्लस लगाया। अगर कुछ और भी है तो मैं एक और प्लस लगा के यहां पर जो कुछ भी रहेगा वो लिखूंगा। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे सबके बीच में आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है। ये दूसरा रूल हो गया, बहुत ही सिंपल रूल है सर, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेसिक है। तीसरा रूल क्या बोलता है? फिजिकल स्टेट्स आर इंक्लूडेड विद द केमिकल फॉर्मूले। अब देखिए, एग्जाम में ना बच्चे बहुत पूछते हैं, सर नहीं लिखा तो चलेगा क्या? लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? एक केमिकल इक्वेशन जब आप एग्जाम में लिखोगे, आपको अगर उसका पूरा मार्क्स चाहिए तो आपको ये सारे रूल भी फॉलो करने हैं।
जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा आपने लिखना है, ठीक है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एक रिएक्शन के बारे में बता सकते हो आपको बतानी चाहिए, बतानी ही चाहिए ना, क्यों नहीं बताओगे। तो आप फिजिकल स्टेट्स भी बताओगे। फिर बच्चे पूछते हैं सर कैसे पता चलेगा, कैसे मतलब पूछो मुझे, या टेक्स्ट बुक में पढ़ो, या फिर गूगल करो, या चैट जीपीटी करो। फिजिकल स्टेट कैसे पता चलेगा, पूछने के बाद या समझने के बाद। पूछिए मुझे, अपने मन से कुछ भी लिख दोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, पूछिए ना। फिजिकल स्टेट्स हैव टू बी इंक्लूडेड विद द केमिकल फॉर्मूला। जी फॉर गैस, अगर आपके रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कहीं पे भी कोई गैस है तो आप जी लगाओ, कहीं पे कोई लिक्विड है तो लिक्विड लगाओ, कहीं पे एक्वियस सॉल्यूशन बना है, फॉर एग्जांपल हमने कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन पानी में डिसॉल्व किया, तो इसके नीचे ब्रैकेट में मैं AQ लिखूंगा इस तरह से। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अगर कहीं पे कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस हमने यूज की रिएक्शन में कहीं पे, तो उसके आगे ब्रैकेट में मैं G लगाऊंगा। अगर हमने लेट से पानी यूज किया है H2O, तो उसके नीचे ब्रैकेट में L लगाऊंगा, लिक्विड है ना। अगर हमने कॉपर यूज किया था रिएक्शन में तो उसके नीचे S लगाऊंगा, सॉलिड है ना कॉपर। हमने जिंक यूज किया, जिंक भी क्या है, सॉलिड है। तो इस तरीके से हम सिंबल्स को यूज करते हैं। S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन वाटर, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं। जिंक एंड कॉपर सल्फेट गिव्स मी जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो यहां पर जिंक क्या है, सॉलिड है। कॉपर सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट भी एक्वियस है, कलरलेस सॉल्यूशन है ना। ब्रैकेट में AQ एंड कॉपर क्या है, सॉलिड। एक और बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जरूरी बात है, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर प्रोडक्ट में कभी भी गैस बन रही है, क्या बन रही है, गैस। प्रोडक्ट में अगर कोई गैस बन रही है तो हम ब्रैकेट में G लगा सकते हैं। उसके अलावा और लिख रहा हूं, एक अपवर्ड एरो भी आप दिखा सकते हो। अगर प्रोडक्ट में कोई भी गैस प्रोड्यूस हो रही है तो आप ब्रैकेट में G भी लगा सकते हो, या फिर आप एक अपवर्ड एरो भी लगा सकते हो। दोनों मत लगाना, कोई मतलब नहीं है, एक लिखिएगा, स्मॉल g ब्रैकेट में या फिर अपवर्ड एरो। प्रोडक्ट में अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट बताऊंगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक तरह का सॉलिड होता है। कहां बनता है, कैसे बनता है, ये सारी बातें हम करेंगे, आगे जाके करेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसके आगे भी आप S लगाइए, या फिर आप एक डाउनवर्ड एरो बता सकते हो। दोनों मत लगाना, कोई मतलब नहीं है, एक लगाना, या तो सॉलिड लिखो या तो डाउनवर्ड एरो। प्रेसिपिटेट भी कहां बनेगा, आपका प्रोडक्ट में बनेगा। गैस भी कहां बनती है, प्रोडक्ट में बनती है। तो ये मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। अगर प्रोडक्ट में गैस बनी तो अपवर्ड एरो बताइए, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउनवर्ड एरो दिखाइए। बात एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई है। चलो अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इंडिकेट हीट इफ इट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मजा आएगा। देखो ये जो रिएक्शन है ना, कभी कभी क्या होता है, हीट बाहर आती है रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद हीट बाहर आती है, तो आपको इस तरह से प्लस हीट रिएक्शन में बतानी पड़ती है, इक्वेशन में बतानी पड़ती है। अगर हीट आ रही है, हीट प्रोडक्ट में आ रही है, मतलब क्या हुआ, आपने जब ये रिएक्शन किया, ये जब रिएक्शन हुआ तो आपका जो बीकर था वो कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा ना। आपको गर्मी फील होगी कि हाँ रिएक्शन हो रहा है तो गर्मी आ रही है बाहर, मुझे गर्मी फील हो रही है, बीकर गर्म हो गया है। तो वो हीट आपको इस तरह से प्लस करके इंडिकेट करनी है। ये एक बात हो गई। एंड दूसरी बात, किसी किसी रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी रिएक्शन में हमें हीट प्रोवाइड करनी है, तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं एरो के ऊपर। ये ट्राइंगल क्या बताता है, हीट प्रोवाइडेड, हीट दी जा रही है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो ये आपको एरो के ऊपर बताना है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। इंडिकेट हीट इफ इट इज गिवन
और इफ इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। चलो लास्ट पॉइंट, रूल नंबर 5 क्या बोलता है? सो तो नहीं गए, सो तो नहीं गए, समझ में आ रही है बात? सो तो नहीं गए, कम ऑन, सोने का नहीं, मूड बनते रहना चाहिए, कम ऑन। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? रिएक्शन कंडीशन बताइए, क्या बताइए? रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। म्हणजे क्या है? देखो ये आपका रिएक्शन है, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ये आप कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे उसमें वापस आएगा। तो यहां पर मैं आपको ज्यादा रिएक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये रिएक्शन 60 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है एंड यहां पर निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सर कैटलिस्ट क्या होता है? बताता हूं, कैटलिस्ट क्या होता है बताऊंगा, लेकिन ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो आपको एरो के ऊपर मेंशन करनी है। टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, या फिर प्रेशर। यहां पर देखो नाइट्रोजन है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। यहां पर आयन को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, ये 450 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है एंड प्रेशर कितना है? बहुत प्रेशर है यार, प्रेशर कितना है? 200 एटमॉस्फेयर। तो ये सारे कंडीशंस हमने एरो के ऊपर मेंशन किए हैं, कैटलिस्ट भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। अब बताइए कैटलिस्ट क्या होता है? क्या यहां लिखा है? नहीं लिखा है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा सब्सटेंस है, अ सब्सटेंस, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? स्पीड्स अप, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड्स अप अ रिएक्शन। खुद भी रिएक्ट करता है क्या? नहीं, जो कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं वो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। मतलब हमने जो भी निकल डाला, हमने आयन डाला, ये निकल और आयन रिएक्शन के बाद भी वैसे ही रहेंगे, रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेंगे, खुद भी रिएक्ट हो जाएंगे नहीं, वैसा का वैसा रहेगा। रिएक्शन के शुरू में जैसा है, रिएक्शन के अंत में भी वैसा ही मिलेगा आपको। आपने निकल डाला था, रिएक्शन के बाद भी आप निकल को बाहर निकाल सकते हो। आपका कैटलिस्ट रिएक्शन में खत्म नहीं होता, पार्ट नहीं लेता। इट स्पीड्स अप रिएक्शन, रिएक्शन को तेज करता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इट इज अ सब्सटेंस विच स्पीड्स अप रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट। निकल है, आयन है, तो ये सारी कंडीशंस आपको एरो के ऊपर मेंशन करनी है। एंड लास्ट रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 6, स्पेशल इंफॉर्मेशन और नेम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला। मतलब क्या? अब इस रिएक्शन को आप कंसीडर करो, यहां पर आपको नेम्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी बताने चाहिए। मतलब ये कॉपर है तो आप यहां पे कॉपर लिखो, ये नाइट्रिक एसिड है तो आप नाइट्रिक एसिड लिखो, ये कॉपर नाइट्रेट है तो यहां पे कॉपर नाइट्रेट लिखो, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। थोड़ा फटाफट लिख रहा हूं तो हैंडराइटिंग पे माफ कीजिएगा मेरे हैंडराइटिंग को, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नेम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यू शुड राइट बिलो देयर फॉर्मूला। एंड अगर कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो वो भी आपको बतानी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे नाइट्रिक एसिड कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो आप यहां पे बता रहे हो। अब अगर आप देखो, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज किया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, बराबर है। एंड जब डाइल्यूट एसिड यूज किया जाता है, सर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट मतलब आगे बताऊंगा, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जब कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन जब हम डाइल्यूट यूज करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो यहां पर रिएक्शन की कंडीशन अलग है, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट भी अलग आ रहे हैं, तो ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये रूल है बेसिकली, 6 रूल्स यहां पे बताए हैं।
नाम भी लिखो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, या फिर कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है किसी रिएक्टेंट के बारे में तो वो भी बताइए। कॉन्सेंट्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है तो डाइल्यूट है। सारे रूल समझ में आए? रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट, प्रोडक्ट ऑन द राइट, बीच में एरो रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में प्लस लगा दो, ठीक है। उनके स्टेट मेंशन करो, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वियस, G फॉर गैस। प्रोडक्ट में अगर गैस बन रही है तो डाउन एरो, सॉरी गैस बन रही है अप एरो, प्रेसिपिटेट बन रहा है डाउन एरो। इतना हो गया, फिर क्या करना था? और क्या बाकी था? और कुछ भी था ना रूल? हाँ, रिएक्शन के कंडीशंस बताइए। कंडीशन मतलब टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, कैटलिस्ट क्या था, एंड बाद में अगर कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है तो वो भी बताइए, एंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखिए। ये हो गए सारे रूल। सो आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, सुपर क्लियर। लेक्चर में आपको समझ में आया और मजा आया बस। तो ये हमारी फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है आरएम 5.0 बैच के अंदर। कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर के ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।